गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। चलिए, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। तो जो हम लोगों ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट समझ लिया था और मैंने आपको बता दिया था बेसिक बेसिक क्या फार्मूले। तो शुरुआत करते हैं, जब तक एक सवाल करते हैं। देखिए थोड़ा सा आप लोग। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। एक सवाल से शुरुआत करते हैं बच्चों। ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे बेस्ड है, ठीक है। कह रहा है दो लाइट बीम है, इंटेंसिटीज दे रखा है 4i और 9i। 4i और 9i दो इंटेंसिटीज हैं, इंटरफेरेंस करते हैं। फेज डिफरेंस बिटवीन दीज बीम्स ऑन द स्क्रीन एट अ पॉइंट ए जीरो। तो एक पॉइंट पे इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है और एक पॉइंट पे फेज डिफरेंस पाई है। तो पूछा है द डिफरेंस ऑफ इंटेंसिटीज एट पॉइंट ए और बी। तो इंटेंसिटी एट, जो नेट इंटेंसिटी एट ए है और जो नेट इंटेंसिटी एट बी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ये आप लोगों से सवाल में पूछ दिया गया है। एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए बच्चों, फिर मैं समझाता हूं इसको आगे। जिनका भी आंसर आ जाए वो बिल्कुल बता सकते हैं आप। 24i। 24i, ओके। ट्वेंटी फोर आई। ओके, तो बच्चों दो इंटेंसिटीज निकालनी है। ए पे निकालना है जब फेज डिफरेंस जीरो है, और एक बार बी पे इंटेंसिटी निकालना है, नेट इंटेंसिटी, जब फेज डिफरेंस पाई के बराबर है। तो बच्चों मुझे बताइए, जब इंटेंसिटी फाई बराबर जीरो पे है तब इंटेंसिटी कितना होगा? जब फाई बराबर जीरो है तो फेज डिफरेंस जीरो है तब, मतलब फॉर्मूला रूट क्या आई वन लगाएंगे? प्लस रूट आई टू होल स्क्वायर। अंडर रूट i1 प्लस अंडर यहाँ रूट i2 का होल कंस्ट्रक्टिव हो स्क्वायर। जाएगा ना। बहुत बढ़िया, कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, एकदम सही बात है। तो अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, ये वाला लगा देंगे, है ना। तो देखिए इसका अंडर रूट निकालेंगे तो बचेगा 2√i, और जब 9√i का अंडर रूट निकालेंगे तो बन जाएगा 3√i। तो इस पूरी चीज़ का स्क्वायर कर देंगे तो 5√i का स्क्वायर यानी 25i, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी जब फेज डिफरेंस जीरो है। जब फेज डिफरेंस पाई है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू होगा होल स्क्वायर, यानी 2√i में से 3√i को घटा देंगे और इसका होल स्क्वायर, तो बनेगा माइनस अंडर रूट आई का होल स्क्वायर, तो केवल i बचेगा। तो जब ये तो 25 माइनस आई, क्योंकि ये 25i है और ये i है, घटा देंगे आप तो 24i आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों हो पाया था ये सवाल आप सबसे? जी सर। ऐसे सर। इंटेंसिटीज का बहुत बार पूछा जाएगा। एक और मैं कराता हूँ आपको, देखिएगा और बताइएगा एक आंसर। सेकंड रुकिए सर, तो क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल लिख लें, क्या क्या क्वेश्चन में लिखिए था। लिखिए लिखिए। और आंसर लिख दिए थे जल्दी से। आइए एक सवाल देखिए।
तो बच्चों आप इसको ना एक का इंटेंसिटी 1 मान लीजिएगा कि एक इंटेंसिटी 1 है और दूसरे की इंटेंसिटी 4 है, यही मान लीजिएगा। फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम जोड़ना है और एक बार मैक्सिमम मिनिमम को घटाना है। फिर गेस करिएगा कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ क्या पॉसिबल हैं, फिर अल्फ़ा इज टू बीटा निकाल लीजिएगा। बच्चों मुश्किल लग रहा हो कोई स्टेप? नहीं सर, आ गया बस रुक जाइए, ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है बस सर। कोई नहीं, समझ लीजिए। अगर बच्चों किसी स्टेप में आप लोग अटक रहे हो, कोई कहीं मदद चाहिए हो तो बताइएगा। बाकी मैक्सिमम टू मिनिमम सोचना है आप लोग को। सब फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ओके, जी सर, पहला वाला यार है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, आप आई मैक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट आई वन प्लस आई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई मिनिमम अंडर रूट आई वन माइनस आई टू का होल स्क्वायर। तो मैंने एक को एक माना था, एक को 4 माना था, तो जैसे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। अब जो हमारा सवाल बोल रहा है आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, तो आई मैक्स प्लस आई मिनिमम डिवाइड बाय आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम। आई मिनिमम है 1, तो जगह 9 प्लस 1 10 और 9 में से 1 गया 8, यानी बन जाएगा ये 5/4। ठीक है। देखिए बच्चों, कैलकुलेशन अगर कुछ मैं मिस करूँ तो आप लोग बताइएगा। अब ये बोला गया है ये 2 अल्फ़ा प्लस 1 के बराबर है और ये बीटा प्लस 3 के बराबर है। ठीक है। तो बच्चों 2 अल्फ़ा प्लस 1 5 होना चाहिए, तो अल्फ़ा तो मुझे लग रहा है कि 2 के बराबर हो जाएगा तो बात बन जाएगी, है ना। तो 2 दूनी 4 1 5 और बीटा जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा तो बात बन जाएगी। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 अल्फ़ा इज टू बीटा, तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग का क्या आ रहा था बच्चों, आप लोग बताइए थोड़ा सा। सर फर्स्ट आ रहा था सर। पहला आ रहा है सर, जैसे आई पहला आ मैक्स रहा है निकाले हैं 1.5। सर। अच्छा, तो यस फिर सर। मैं एक बार और चेक करता हूँ। आप ये बताइए आई मैक्स और आई मिनिमम आपका मैच कर रहा है मेरे से? यस सर। ठीक है। ठीक है सर। और ये आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, ये मैच कर रहा है आपका 9 प्लस 1 और 9 माइनस 1, ये 5/4 हाँ मैच कर रहा है हाँ ये सर, रेशियो। हाँ ठीक है। सर। और 5/4 को इन्होंने बोल दिया है 2 अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 3। तो मैंने क्या किया ना, वैल्यूज अज्यूम कर लिया है कि अल्फा 2 तो 2 दूनी 4 1 5 और बीटा 1 तो 3 प्लस 1 4। अब मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि बिना अज्यूम किए हुए प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो कुछ आ सकता है क्या, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग के साथ मैच नहीं कर रहा है। अल्फा इज टू बीटा 2:1। अच्छा, अगर हम सॉल्व मतलब एज्यूम ना करें वैल्यूज़ और अल्फा इज टू बीटा डायरेक्ट निकालने की कोशिश करें तो ऊपर नीचे बीटा से डिवाइड करेंगे तो बात तो नहीं बन पाएगी। आप लोगों ने कैसे किया बच्चों फिर अल्फा बीटा निकालने के लिए? इधर मल्टीप्लाई कर दिया कुछ ऐसा? यस सर, क्रॉस कर देते मल्टीप्लिकेशन हैं। किया है सर। ठीक है, तो 5 बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है प्लस देखते हैं। 15 इज 5 इक्वल टू बीटा 8 प्लस अल्फा, 15 बराबर 8 अल्फा 8 अल्फा प्लस प्लस 4। 4। ये सर हाँ, ये ये वाला आप लोगों वाला तरीका ठीक है बच्चों, है ना, क्योंकि ऐसे मानने पे मुझे लग रहा है कि शायद बन जाएगा। देखते हैं, अभी ट्राई करते हैं बनता है कि नहीं।
तो 5 बीटा प्लस अल्फा, फिर आप लोगों ने दोनों साइड फिर कैसे किया फिर आगे, क्योंकि यहाँ से आगे हम फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू, ये एक इक्वेशन तो मिल जाएगी हमको कि 5 बीटा माइनस 8 अल्फा बराबर -11, ये बन जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद कुछ सोचा है आप लोगों ने फिर इसके बाद? बताइए, घबराइए नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है मैंने देखिए क्या किया कि 5/4 बन रहा है, तो अल्फा की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, और बीटा का वैल्यू 1 रखेंगे, तो मेरे हिसाब से अल्फा इज टू बीटा 2:1, अल्फा की वैल्यू 2 होना चाहिए और बीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये बन जाएगा। आप लोग बताइए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कुछ ये फॉर्म बन जाएगा। सर यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल के फिर सब्स्टिट्यूट कर दें बीटा में। एक सेकेंड, फिर किसी यहाँ से आप एक का बीटा सर निकालना चाहते हैं, और फिर 5 बीटा प्लस 15 में सब्स्टिट्यूट करके 5 बीटा की जगह रख देंगे। मैं एक सेकंड एक काम करता हूँ, यहाँ से आप बीटा की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, फिर आप बीटा की वैल्यू निकाल के कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे सर। इस वाली में, इसमें 2 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 3। इस पे यस सर, इसमें रख के। यस सर, इसमें रख के फिर। नहीं सर, वो गलत हो जाएगा। ये एक्चुअल में ना आप ये जो इक्वेशन निकाल रहे हैं वो इन दोनों को इक्वेट करके अल्फा बीटा में रिलेशन निकाल रहे हैं, और फिर यहाँ से बीटा की वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे तो बात बनेगी नहीं, ठीक है। और आप लोग अगर बीटा की वैल्यू इसमें उठा के रख रहे हैं तो फिर आप लोग अज्यूम करके कर रहे हैं। नहीं सर, बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि अल्फा के टर्म्स में आ जाएगी, ठीक फिर है। वहां से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे ना, फिर वो तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी ना निकल के, ये वाली जो इक्वेशन 5 बीटा प्लस 15 इज इक्वल्स टू 8 अल्फा प्लस 4 में रख के। हाँ, मैं बता कर देता हूँ आपके लिए, जैसे 5 बीटा बराबर आ जाएगा -11 प्लस 8 अल्फा, और बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 8 अल्फा -11 डिवाइडेड बाई 5, ये बीटा की वैल्यू आपकी आ गई। अब बीटा आप मान लीजिए यहाँ पे रख दे रहे हैं, आप यही कह रहे हैं कि सर बीटा की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे? नहीं सर, उसके नीचे 5 वाले में जो बीटा 5 प्लस 15 वाली जो है ना इक्वेशन, 5 बीटा प्लस 15 इज इक्वल्स टू 8 अल्फा प्लस 4। ये हाँ इधर। अरे नहीं बेटा, तो मतलब ही नहीं हुआ ना, आप इसी को तो सिंप्लीफाई करके बीटा निकाल रहे हैं ना, आप वापस से इसमें रख देंगे तो अल्फा बराबर अल्फा आ जाएगा, क्योंकि आप इसी से तो निकाल रहे हैं ना, आप इसी में वापस रख देंगे तो बात नहीं बन पाएगी ना, क्योंकि देखिए ये जो चीज लिखी हुई है वो इसी का तो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, रख भी Okay, देंगे sir. आप तो आप अल्फा बराबर अल्फा पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बात ये बच्चों कि हम ना, चूंकि दो चीजें हैं अल्फा और बीटा है, हम निकाल ही नहीं सकते हैं एक इक्वेशन से दो अननोन, कैसे निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे ना, तो फिर आपको वैल्यूज अज्यूम करके ही निकालनी पड़ेगी। तो अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 1 से ये 5/4 बन जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू अगर आप 2 मानते हैं और बीटा का वैल्यू अगर आप 1 मानते हैं तो ये बन जाएगा आपका रेशियो, तो 2:1 2 मैच कर जा रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्योंकि अननोन हमारे पास ज्यादा है तो फिर आपको अज्यूम करना पड़ेगा, एक लेट करना पड़ेगा आपको वैल्यू। चलिए देखिए, ये तो मान लीजिए मैथमेटिकल पार्ट है, अगर आप यहां तक पहुंच गए थे, आई मैक्स निकाल लिया था, आई मिनिमम निकाल लिया था और 5/4 तक आप पहुंच गए थे, इसका मतलब आप फिजिक्स वाला पार्ट बढ़िया था आपका, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये तो सोचने वाली बात है थोड़ा सा कि कैसे आगे फाइंड कर सकते हैं अल्फा टू बीटा। एक और सवाल करते हैं बच्चों, देखता हूं मैं अगर इस सर, हाँ बताइए सर इस क्वेश्चन में अगर हम 10/8 को नहीं काटे, अगर ऐसे ही ले तो साइंस का आंसर 0.9 आ रहा है। क्या बेटा? सर अगर हम 10/8 ही ले, 10/8 इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 करें, 5/4 ना करें, तो सर इसका आंसर 0.9 आ रहा है। ठीक है, देखिए इसके दो कारण हैं। जैसे रेशियो रहता है ना तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे अल्फा इज टू बीटा है। अब अल्फा इज टू बीटा आप देखो, मैंने 2 लिख दिया है, पर अगर आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसी चीज का आंसर कितना बन जाएगा? 4/2 बन जाएगा, है ना? या तो Yes, sir. कहने का क्या मतलब है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने रेशियो निकाला, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो आप, है ना, फिर सोचो आप, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, जो पॉसिबल कैंसिलेशन है वो कर लो, फिर उसके बाद रेशियो निकालो, क्योंकि जब अल्फा इज टू बीटा का रेशियो आप बताएंगे ना तो भी ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होगा,
ठीक है, ताकि कुछ रह ना जाए, कैंसिल वैंसिल होके सब बचेगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर कुछ और सवाल करेंगे। तो मैंने सोर्सेज आपको बता दिए थे, टाइप्स ऑफ सोर्सेज। तो हम कोहेरेंट सोर्सेज के लिए पढ़ रहे हैं केवल, इनकोहेरेंट सोर्सेज के लिए भी सवाल बन सकता है, पर इनकोहेरेंट को कैसे करना है वो मैं आपको टुवर्ड्स एंड मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं बता दूंगा। कोहेरेंट के लिए मेन बहुत डिटेल में डिस्कशन करना है, ठीक है। तो अब कोहेरेंट सोर्सेज, अब जो थॉमस यंग थे उन्होंने 1802 यानी आप समझ लीजिए 19th सेंचुरी की शुरुआत में ये किया था। तो उस समय एक ही फ्रीक्वेंसी के दो सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज ला पाना, एक ही सोर्स लाइट का मिल जाए वो बड़ी बात है, फिर उसमें दो सोर्सेज लाना और वो भी कोहेरेंट लाना, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वो बहुत मुश्किल बात है। आप ऐसे समझिए कि एक ही ब्रांड के दो बल्ब आप ला के लगा दीजिए तो भी वो कोहेरेंट नहीं होंगे, बहुत मुश्किल है। कारण क्या है मैं आपको समझाता हूँ। कोहेरेंट सोर्सेज बना पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। क्यों चैलेंजिंग है? जो आप लोगों को पता होगा कि हमें जैसे ये लाइट है, ये बल्ब से या कहीं से भी लाइट सोर्सेज से लाइट मिलती है, वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट से डी एक्साइट होकर लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं और वह एनर्जी रिलीज करते हैं, फिर मिलता है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर में पता हो तो कौन सा इलेक्ट्रॉन कब डी एक्साइट हो जाएगा, किस एनर्जी लेवल से डी एक्साइट होकर नीचे आएगा, हमें नहीं पता। तो डिफरेंट एनर्जीज के फोटॉन्स लगातार निकल रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी सेम होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो एक ही फ्रीक्वेंसी के दो सोर्स ला पाना बहुत मुश्किल बात थी, पर देखिए उन्होंने कितना बढ़िया दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया कि एक ही सोर्स लिया, ठीक है, लाइट सोर्स एक ही लिया, ठीक है, एक ही लाइट सोर्स लिया और उसके सामने रख दिया कार्डबोर्ड, ऐसा एक ही लाइट सोर्स लिया, उसके सामने कार्डबोर्ड रख दिया ऐसे, और फिर इस कार्डबोर्ड को कट कर दिया, ठीक है। तो दो तरीके से कट कर सकते हैं कार्डबोर्ड को। जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया था, उन्होंने क्या किया कि ऐसे कार्डबोर्ड रखा, ये मेरा हाथ आप मान लीजिए कार्डबोर्ड है और ये जो पेन की टिप है ये सोर्स है, ठीक है, ऐसा सोर्स है। इन्होंने क्या किया कि सोर्स इधर रखा, सामने कार्डबोर्ड रखा और एक नाइफ लिया, ठीक है, चाकू लिया और चाकू से कार्डबोर्ड को ऐसे कट कर दिया, ऐसे, ठीक है ना, लेंथ में कट कर दिया। पिन होल भी किए जा सकते हैं, पिन होल से भी बनाया जा सकता है, पर उन्होंने पिन होल नहीं बनाया, YDSE में पिन होल नहीं बनाया। उन्होंने क्या किया, चाकू लिया और चाकू से कार्डबोर्ड को ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, तो दो ओपनिंग क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये सोर्स था और सोर्स के सामने यहां पे एक कट किया चाकू से और यहां पे दूसरा कट किया चाकू से, तो एक ही सोर्स है। और अब इस सोर्स से यहां पे चूंकि ओपनिंग हो गई, यहां पे भी ओपनिंग हो गई, तो ये एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा और ये भी एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा। अब जो S1 S2 है, यानी ये जो ओपनिंग्स है जो उन्होंने चाकू से ऐसे स्लिट, इसीलिए इसको डबल स्लिट बोलते हैं। स्लिट मतलब चाकू से जो आप कट करते हैं ना, उस ओपनिंग को स्लिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक स्लिट हो गई, ये दूसरी स्लिट हो गई, तो डबल स्लिट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसीलिए। तो एक सोर्स कट कर दिया, अब चूंकि सोर्स एक ही है तो जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां पहुंच रही होगी वही फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां पहुंच रही होगी, तो ऑब्वियसली दोनों सोर्सेस क्या हो जाएंगे, कोहेरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कोहेरेंट सोर्सेस बनाने का उनका एक तरीका था। तो एक सोर्स लिया, उसके सामने कार्डबोर्ड में चाकू से दो ऐसे ओपनिंग्स कट करी, उनको स्लिट बोलते हैं। तो ये क्यों किया गया, ताकि कोहेरेंट सोर्सेस बना पाए। और फिर इससे कुछ दूरी पे यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई, ठीक है, और उस स्क्रीन में इंटरफेरेंस पैटर्न देखा गया, ठीक है। सर अगर सोर्सेस कोहेरेंट नहीं होते फिर क्या होता? देखिए बच्चों, अगर सोर्सेस कोहेरेंट नहीं होते तो आपको कोई बताना चाहेगा बच्चों, अगर सोर्सेस कोहेरेंट नहीं होते तो क्या क्या नुकसान होता? मान लीजिए कि हम दो बल्ब लगा देते यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, तो क्या हम यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, ठीक है। सोर्सेस का कोहेरेंट होना मस्ट है। अगर सोर्सेस कोहेरेंट नहीं होंगे तो यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं देख पाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं देख पाएंगे सर? जैसे बीट्स में याद करिए बच्चों, दो सोर्सेज होते थे जिनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती थी तो एक ही पॉइंट पे हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी निकालते थे, दोनों की फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, तो एक ही पॉइंट पे कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, है ना। तो यहां पे भी इंटरफेरेंस होता, लेकिन जो पैटर्न बनता, जैसे मान लीजिए यहां पे है तो यहां पे कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा, कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा, ऐसा बनता, तो हम स्टेबल पैटर्न नहीं देख पाते। अभी जब कोहेरेंट सोर्सेज लगाते हैं
तो जहां पे एक मैक्सिमम मिनिमम ऐसा बनता है और पूरे स्क्रीन पे वो मैक्सिमम मिनिमम स्टेबल रहता है। तो अगर इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टेबल करना है तो आपको सोर्सेज जो लेने पड़ेंगे कोहेरेंट लेने पड़ेंगे। तो अब यहां से लाइट रेज निकलेगी, पहले वाले से लाइट रेज निकलेंगी और दूसरे वाले से लाइट रेज निकलेंगी, ठीक है, पहले से लाइट रेज निकलेंगी और फिर दूसरे वाले से लाइट रेज निकलेंगी और फिर ये इंटरफेयर करेंगे स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्रिंज पैटर्न मिलता है, यानी मैक्सिमम मिनिमा की पट्टी मिलती है, कहीं पे मैक्सिमम, कहीं पे सबसे ज्यादा ब्राइटनेस, फिर कम ब्राइटनेस, फिर ज्यादा ब्राइटनेस, कम ब्राइटनेस, ज्यादा ब्राइटनेस, कम ब्राइटनेस। जहां ज्यादा ब्राइटनेस को बोलते हैं मैक्सिमा, जहां कम ब्राइटनेस को बोलते हैं मिनिमा। ज्यादा यानी मैक्सिमा को बोला जाता है ब्राइट फ्रिंज और जहां मिनिमा कम ब्राइटनेस मिलती है उसको बोलते हैं डार्क फ्रिंज। तो ब्राइट डार्क ऐसे करके पैटर्न मिलता है, इसको बोलते हैं फ्रिंज पैटर्न। फ्रिंज मतलब पट्टी, है ना, तो फ्रिंज पैटर्न बोलते हैं जो आपको स्क्रीन पे पैटर्न मिलता है। अगर आप उसको स्टेबल देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो इनका कोहेरेंट होना बहुत जरूरी है। तो कोहेरेंट करने के लिए ही एक सोर्स को उन्होंने दो सोर्सों में डिवाइड कर दिया ताकि दोनों सोर्सेस कोहेरेंट बन जाएं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए इसमें, ये जो S1 और S2 का मिड पॉइंट है और जो स्क्रीन को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो इस दूरी को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। ये दूरी स्मॉल डी और ये वाली दूरी कैपिटल डी, ठीक है। तो स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की दूरी को कैपिटल डी लिख रहे हैं और दो स्लिट्स की आपस की दूरी को स्मॉल डी लिख रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ द स्क्रीन। यहां पे बच्चों मैक्सिमा मिलती है तो इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा। सर यहां मैक्सिमा क्यों मिलती है, ध्यान से देखिए S1 से जो रे चल के आएगी यहां पे और S2 से जो रे चल के यहां पे आएगी, बच्चों दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? जैसे S1 से जितना रे चल के आएगी जीरो होगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा में क्या होता है कि दोनों रेस का जो पाथ डिफरेंस होता है वो जीरो होता है, यानी फेज डिफरेंस जीरो होता है। तो इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिलती है, ठीक है, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। नेट इंटेंसिटी जो होगी वो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर मिलता है यहाँ पे, है ना। तो मैक्सिमा मिलती है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेंट्रल मैक्सिमम बोलते हैं क्योंकि जो स्लिट्स का सेंटर है और जो स्क्रीन का सेंटर है ना, वो एकदम आमने सामने होते हैं, इसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। बाकी मान लीजिए किसी जनरल पॉइंट P पे देखना है तो देखिए कैसे देखते हैं। तो मान लीजिए ये जनरल पॉइंट P है, ठीक है, और इस जनरल पॉइंट P पे ये मान लीजिए थीटा एंगल ऊपर है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल ऊपर है पॉइंट P। तो पॉइंट P पे आपको पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे पॉइंट P पे, मैं यहां पे कैलकुलेशन लिख रहा हूं, डेल्टा x एट पॉइंट P। पाथ डिफरेंस मतलब S1 से जो रे गई है और S2 से जो रे गई है, इनकी बीच इन्होंने जितनी दूरी तय करी है उनका डिफरेंस। तो कितना होगा, S2P माइनस S1P, ये पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है। S2P जितना तय किया है और उसमें से S1P को घटा देंगे तो ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा थोड़ा सा, हम लोग को इसको कैलकुलेशन करना है, S2P माइनस S1P को कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको अगली स्लाइड में ले जाऊंगा, ध्यान से देखिए। जो स्क्रीन यहाँ पे हम लोगों ने लगाई है, जो कार्डबोर्ड लगाया है यहाँ पे, ये कार्डबोर्ड, ठीक है, जिसमें दो ओपनिंग्स करी हैं S1 और S2, इनके बीच की दूरी को मैं ले रहा हूं स्मॉल d। अब बच्चों जो प्रैक्टिकल में था वो ऐसा था कि स्मॉल d यानी जो स्लिट्स के बीच ओपनिंग है, ठीक है, तो ये ऐसे एक ओपनिंग और ये दूसरी ओपनिंग, तो ये अंतर बहुत कम था, ठीक है, इट वॉज ऑफ ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर। तो ये जो d है ये मिलीमीटर का ऑर्डर का, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर ऐसा था। और जो स्क्रीन है वो इन स्लिट्स से 1 मीटर की दूरी पे रखी होगी, यानी 1 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर डिपेंडिंग अपॉन। तो ये जो कैपिटल डी का ऑर्डर है वो कुछ मीटर में होगा और जो स्मॉल डी का ऑर्डर है वो कुछ मिलीमीटर में होगा, ठीक है। यानी कि स्मॉल डी से 1000 गुना बड़ा होगा कैपिटल डी, स्मॉल डी से 1000 गुना बड़ा होगा कैपिटल डी। तो अगर ऐसी परिस्थिति बनती है जहां पे स्मॉल डी से 1000 गुना बड़ा है कैपिटल डी, अभी तो देखिए ये काफी दूर लग रहा है आपको, लेकिन ये जो स्मॉल डी है ना और ये जो दूरी है ये
1000 गुना नहीं होगा, ये 5 टाइम्स 6 टाइम्स ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो अगर ये है कि स्मॉल डी से 1000 टाइम्स कैपिटल डी बड़ा है, तो आप इनसे निकलने वाली रेज को, S1 और S2 से निकलने वाली रेस को ऑलमोस्ट पैरेलल ट्रीट कर सकते हैं। सर ऐसे कैसे पैरेलल ट्रीट कर लेंगे, मैं थोड़ा सा और आप लोग को डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ कैसे पैरेलल ट्रीट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों ये एक सोर्स है और एक सोर्स ये है, इसको S1 बोल रहा हूँ और ये S2 बोल रहा हूँ, ठीक है। इनके बीच की एग्जैक्ट दूरी देखा जाए तो लगभग 2-3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर ऐसी कुछ होगी, अभी भी ये मिलीमीटर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे है स्क्रीन, ये स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर मैं देखूं तो ये मान लीजिए कि 1-1.5 मीटर है ना, 150 सेंटीमीटर होगा। तो ये केवल 75 टाइम्स है, मतलब 70 से 80 गुना है इस दूरी को, जिसको चलिए मान लीजिए मैं स्मॉल डी बोल दे रहा हूं, और यहाँ पे जो कैपिटल डी मैंने माना है ये कैपिटल डी, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल डी का 70-80 गुना होगा, 100 गुना होगा मैक्सिमम कैपिटल डी, 100 टाइम से ऊपर नहीं है। और रियल सिचुएशन में क्या होता है कि जो ये रहता है ये मिलीमीटर और ये मीटर, मतलब 1000 टाइम्स का अंतर रहता है। ये मैंने ऐसी बोर्ड में ड्रॉ किया, इसका मान लीजिए आप 100 टाइम्स का डिफरेंस होगा। उसके बाद भी जैसे आप मान लीजिए पॉइंट पी पे यहाँ पे रेस को मिलाना चाहते हैं पॉइंट पी पे, तो देखिए यहां से लेके रेस को जाइए पॉइंट पी तक और दूसरे वाले सोर्स से भी लेके जाइए पॉइंट पी तक, ठीक है, ये भी जाएंगी पॉइंट पी तक। तो जब दूरी बहुत बड़ी रहेगी, जैसे ये इस केस में 100 गुना है, तब भी आप देखिए कि S1 S2 से ये जो रेज है ना, इनको आप ऑलमोस्ट पैरेलल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल है। जब 1000 गुना लेंगे तो बिल्कुल पैरेलल की तरह आप मान सकते हैं, हालांकि एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है, अल्टीमेटली जाके कन्वर्ज होना है पॉइंट पी पे, पर चूंकि स्मॉल डी बहुत छोटा है, कैपिटल डी बहुत बड़ा है, तो इन रेस को ऑलमोस्ट पैरेलल की तरह ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर जो स्मॉल डी है वो बहुत छोटा है कैपिटल डी से, तो S1 और S2 से निकलने वाली इन रेस को पैरेलल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एक्चुअल में पैरेलल है नहीं, अगर एक्चुअल में पैरेलल होते तो पी पे कन्वर्ज क्यों करते, एक्चुअल में नहीं है, पर चूंकि ये दूरी इसके कंपेरेटिवली बहुत कम है, इसलिए इनको पैरेलल ट्रीट कर सकते हैं। अगर पैरेलल ट्रीट करेंगे सर तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि जैसे ये और ये दोनों पैरेलल हैं, अब मुझे इनके बीच में पाथ डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, S1 से S2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ठीक है। सर परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से फायदा क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसके मतलब इस लाइन के बाद दोनों रेज बराबर ट्रेवल कर रही हैं। जो नीचे वाली जो एक्स्ट्रा रे ट्रेवल कर रही है ना, वो केवल इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो नीचे वाली पाथ ज्यादा ट्रेवल कर रही है, रे कितना ज्यादा ट्रेवल कर रही है, इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये डेल्टा एक्स ही निकालना है, ठीक है। एक बार डेल्टा एक्स आ जाएगा तो वही पाथ डिफरेंस होगा, क्योंकि जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो इसके बाद वाला जो पाथ है वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो यही वाला जो नीचे वाली रे एक्स्ट्रा चल रही है, वो कितना एक्स्ट्रा चल रही है, वो इतना एक्स्ट्रा चल रही है, तो डेल्टा एक्स ही हमको निकालना है। कैसे निकालना जाएगा डेल्टा एक्स, उसके लिए भी देखिए यहां पे कहीं पे पॉइंट पी है, ठीक है, ये आपका पॉइंट पी जहां पे रेज जाके कन्वर्ज करेंगी, और ये हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल लेट्स से सबटेंड कर रहा है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। देखिएगा बच्चों थोड़ा सा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल जो हो जाएगा आपका ये वाला, ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि टोटल 90 है, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये एंगल 90 है, और ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, थीटा बचेगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये वाला 90, तो ये एंगल थीटा, ठीक है। तो मैं इसको अब हटा देता हूं साइड में, ठीक है। तो कुल मिला के अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला भी ये एंगल थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो देखिएगा डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, साइन थीटा लिखूंगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट डेल्टा एक्स है और हाइपोटेनस डी होगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री, हाइपोटेनस हो जाएगा ये डी, ठीक है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी साइन थीटा, यानी जो पाथ डिफरेंस है वो डी साइन थीटा के बराबर होगा।
लेकिन ये कब होगा बराबर डेल्टा एक्स डी साइन थीटा, पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा के, व्हेन, जब स्मॉल डी सर लैम्डा एकदम बराबर हो। हाँ, स्मॉल डी इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल वेरी डी। स्मॉल। हाँ, अगर ये नहीं रहा, मान लीजिए इसका ऑर्डर भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते। ये तो तब बोल रहे हैं जब इनमें 1000 गुने का अंतर है, 1000 और 100 टाइम्स में भी चल जाएगा, पर ये मिलीमीटर होना चाहिए, ये मीटर होना चाहिए। क्या सर हमारे पास कुछ सवाल ऐसे आएंगे क्या जहाँ पे नहीं नहीं आप लोगों में नहीं आएगा, आपको हमेशा दिखेगा ये मिलीमीटर और ये मीटर, तो आप हमेशा आप डेल्टा एक्स को डी साइन थीटा लिख सकते हैं। तो आ जाइए वापस। तो डेल्टा S2P माइनस S1P ये पार्ट डिफरेंस है, और इसको हम लोगों ने प्रूव कर दिया है कि ये बराबर है डी साइन थीटा के, जहां पे थीटा क्या है, थीटा है एंगल पॉइंट P पे, जहां पे जाके रेस को मिलना है। तो डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा, ठीक है, डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा। अब आगे का देखिएगा बच्चों कैलकुलेशन, है ना। अब दो चीजें होंगी, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या तो डिस्ट्रक्टिव होगा। तो हम लोकेशन निकालना चाह रहे हैं कि कहां पे कंस्ट्रक्टिव कहां पे डिस्ट्रक्टिव। तो जब डेल्टा एक्स कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो लोकेशन होंगी, ठीक है, तो एक बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कहीं पे और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए किसके, एन लैम्डा के, ठीक है, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोग को पता है कि पाथ डिफरेंस जो होना चाहिए वो 2n माइनस 1 2 - 1 लैम्डा के बराबर, लैम्डा बाई 2 के लैम्डा बाई बराबर, है ना, यस ऑड सर, मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा, तब यस सर, यस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अच्छा, डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, डी साइन थीटा बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब आगे देखिए बच्चों, तो यहां से मैं क्या करता हूं बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूं। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा एन लैम्डा बाई डी। अब देखिए एक और अप्रॉक्सीमेशन लेंगे। लैम्डा का ऑर्डर, चूंकि वाइट लाइट की बात कर रहे हैं, विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं, तो ये एंगस्ट्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम 7000 एंगस्ट्रॉम ऐसा कुछ होगा, और जो डी है वो मिलीमीटर के ऑर्डर का होगा। मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो लैम्डा देखिए होगा आपका 5000 एंगस्ट्रॉम लेते हैं, मीन वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब हो गया ये बच्चों 5 इंटू 10 के 10 पावर, to ये the power -10 और 10 के पावर -7 मीटर। 7 और डी होगा जो बच्चों उसका ऑर्डर होगा मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर ऐसा कुछ, तो यानी 10 के पावर -3 मीटर। अगर आप इनको कंपेयर करें तो 10 के पावर -3 10 के पावर -7 ये 10,000 गुना बड़ा है, ठीक है। इस वैल्यू से, सॉरी, इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू 10,000 गुना बड़ी है। मतलब कि लैम्डा इज टू डी का जो रेशियो होगा ये बहुत छोटा है, ठीक है। लैम्डा का पावर है 10 के पावर -7 और डी का पावर 10 के पावर -3, यानी जब ये रेशियो लेंगे ना आप, तो 10 के पावर -4 कुछ इस टाइप का रेशियो बनेगा। 10 के पावर -4 यानी 0.0001, यानी ये रेशियो बहुत छोटा है। अगर ये रेशियो बहुत छोटा है तो साइन थीटा को आप टैन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा को लिख देंगे हम लोग टैन थीटा, ठीक है, बराबर एन लैम्डा बाय डी। ये तब पॉसिबल है जब लैम्डा बहुत छोटा है, लैम्डा बहुत छोटा है स्मॉल डी से, ठीक है। तो टैन थीटा बराबर एन लैम्डा बाई डी। अब टैन थीटा लिखने से फायदा क्या हुआ, देखिए इस वाले ट्राइंगल में टैन थीटा की वैल्यू देखिए, तो टैन थीटा हो जाएगा y ऑपोजिट अपॉन बेस, बेस है d, ये दूरी है d, ठीक है, और ये दूरी है y, तो टैन थीटा की जगह रख देंगे y बाई डी। तो यहां से देखिए लिख रहा हूं आगे, ये टैन थीटा बराबर एन लैम्डा बाई डी, तो टैन थीटा को लिख देंगे y बाई डी बराबर एन लैम्डा डी। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। अब आप n की वैल्यूज़ रखते जाओ, है ना, 1 2 3 4 ऐसे n की वैल्यूज़ रखते जाइए, आपको डिफरेंट n के लिए लोकेशन मिल जाएगा। जैसे आप n बराबर 0 रखेंगे, n बराबर 0 तो y बराबर 0, मतलब y बराबर 0 मतलब लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगी y बराबर 0। n बराबर 1 रखेंगे तो लोकेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा आ जाएगी डी लैम्डा बाई डी। y बराबर 2 रखेंगे, लोकेशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा, फिर थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, फिफ्थ मैक्सिमम। तो आप ऐसे ही 1 2 3 4 n की वैल्यू रखते जाएंगे, फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमम, फोर्थ मैक्सिमम, ऐसे आपको मिलता जाएगा। n का वैल्यू 0 रखेंगे, सेंट्रल मैक्सिमम, यानी सारी दूरियां आपको इसके रेस्पेक्ट में मिलेंगी कि पहला डी लैम्डा बाई डी, फिर 2d लैम्डा बाई डी, फिर 3d लैम्डा बाई डी, सेंट्रल मैक्सिमम से। उसी तरह से आप मिनिमम की दूरी निकाल सकते हैं ना, जैसे डी साइन थीटा बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ मिनिमा के लिए भी, देखिए। सर हाँ हाँ सर वो पीछे वाले पे टेन थीटा कहाँ से है तो बता दीजिएगा। हाँ हाँ बताता हूँ।
देखिए tan थीटा हम लोगों ने कहाँ से लिया कि चूंकि ये बहुत छोटा है ना लैम्डा, ठीक है, लैम्डा Yes, का sir. ऑर्डर है, मैं लिखा था लैम्डा का ऑर्डर है 10 के पावर -7 मीटर, और हाँ d सर. का जो ऑर्डर है वो 10 के पावर -3 मीटर है। -3. तो जब Yes, आप sir. रेशियो लेंगे तो 10 के पावर -4 टाइप का कुछ बचेगा, Yes, sir. तो बहुत छोटी है। जब साइन थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं ना, तो इसलिए साइन थीटा को हाँ tan सर, हाँ थीटा। सर. बेसिक अब सेम मैथमेटिक्स. डिस्कशन यहाँ पे भी करेंगे, देखिए चूंकि फिर से वही फंस जाएगा, देखिए 2n-1/2 और लैम्डा बाई डी, चूंकि लैम्डा बाई डी रेशियो बहुत छोटा है तो साइन थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 2n-1 लैम्डा बाई 2d, फिर tan थीटा को लिख देंगे y बाई डी बराबर 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2d, d को इधर भेज दीजिए तो y बराबर आ जाएगा 2n-1 लैम्डा डी बाय 2d। परेशान नहीं होगी, मैं समझ दूंगा, आप आराम से लिखिएगा, ठीक है, पहले समझ लीजिए। तो ये अब जैसे y का वैल्यू ये आ गया लैम्डा बाई, ये किसके लिए है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यानी मिनिमा के लिए। अब आप यहाँ पे n का वैल्यू देखिए, यहाँ पे n बराबर 0 मत डालिएगा क्योंकि जीरो मिनिमा कुछ नहीं होता है, आपको जीरोथ मैक्सिमा मिल जाएगा। जीरोथ मैक्सिमा कौन सी होगी, सेंट्रल मैक्सिमा, ये जीरोथ मैक्सिमा है, इसके ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मैक्सिमा मिलेगी। जीरोथ मिनिमा कुछ नहीं होता, जीरो मिनिमा नहीं मिलती है, मैक्सिमा मिलेगा, उसके बाद पहली मिनिमम, फिर दूसरी, फिर पहली मिनिमम, फिर पहला मैक्सिमम, फिर दूसरा मिनिमम, दूसरा मैक्सिमम, तीसरा मिनिमम, तीसरा मैक्सिमम, चौथा मिनिमम, चौथा मैक्सिमम, ऐसे करके चलेगा। जीरोथ मिनिमम कुछ नहीं होता, यानी यहाँ पे आप n बराबर 0 मत रखिएगा, जब आप n बराबर 1 रखेंगे तो आपको फर्स्ट मिनिमम मिलेगा, फर्स्ट मिनिमम। जैसे आप n बराबर 1 रखेंगे इस वाले फॉर्मूले में तो बन जाएगा लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2d, ठीक है। फिर आप n बराबर 2 रखेंगे सेकेंड मिनिमम के लिए, तो जब n बराबर 2 रखेंगे आप तो 2 दूनी 4, ये बन जाएगा 3 लैम्डा डी बाय 2d, ठीक है। फिर उसके बाद 5 लैम्डा डी बाई 2d, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा थर्ड मिनिमा ये वाला, और ये बन जाएगा सेकंड मिनिमम, ये सेकंड मिनिमम है, ठीक है। कंटिन्यूसली आपको ऐसे मैक्सिमम मिनिमम देखने को मिलता रहेगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि फ्रिंज पैटर्न कैसे दिखेगा, तो देखिए ये है आपको, और ये जाके इंटरफेयर करेंगे स्क्रीन पे, ठीक है। तो बीचों बीच तो यहाँ पे आपका सेंट्रल मैक्सिमम मिल जाएगा, यहाँ बीचों बीच ये सेंट्रल मैक्सिमम हो गया यानी जीरोथ मैक्सिमम। उसके बाद पहला मैक्सिमम मिलेगा डी लैम्डा बाई डी, दूसरा मैक्सिमम मिलेगा 2d लैम्डा बाई डी, फिर तीसरा मैक्सिमम मिलेगा 3d लैम्डा बाई डी, By D. ठीक है। और मिनिमम Yes, sir. देखिए, मिनिमम 2n बच्चों आपको minus 1 मिलेगा, lambda. हाँ ये मिलेगा d लैम्डा बाई 2d, पहले मैक्सिमम और सेंट्रल मैक्सिमम के बीचों बीच, फिर दूसरे मैक्सिमम और पहला मैक्सिमम के बीचों बीच, फिर यहाँ पे मिल जाएगा आपको 3d लैम्डा बाय 2d, 2D। फिर दूसरे मैक्सिमम और तीसरे मैक्सिमम के बीचों बीच मिल जाएगा आपको 5d 5 लैम्डा लैम्डा बाई बाई 2d। 2D। अब जैसा पैटर्न आपको ऊपर ही मिलेगा ना, सेम वैसे का वैसा पैटर्न आपको नीचे भी मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे पहला मैक्सिमम, तो यहाँ पे भी पहला मैक्सिमम d लैम्डा बाई डी, दूसरा मैक्सिमम 2d लैम्डा बाई डी, तीसरा मैक्सिमम 3d लैम्डा बाई डी, मिनिमम जैसे आपको ऊपर मैक्सिमम मिल रहा था नीचे यहाँ मिनिमम मिलेगा। तो पहला मिनिमम मिलेगा d लैम्डा बाई 2d, फिर यहाँ पे मिलेगा 3d लैम्डा बाई 2d, फिर यहाँ पे मिलेगा 5d लैम्डा बाई 2d, सेम पैटर्न वैसा ही। तो जीरोथ मैक्सिमम मतलब सेंट्रल मैक्सिमम, फिर ऊपर लगातार मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, ऐसे करते करते मिलता रहेगा आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब ये हम पूरा डिराइव कर रहे हैं, इसमें अभी तक 2 अप्रोक्सीमेशन लिए हैं, बताएंगे क्या बच्चों, पहला अप्रोक्सीमेशन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट? तो sin थीटा बहुत नियरली अबाउट tan थीटा के जब बहुत छोटा होगा ठीक तो है, एक तो ये ले लिया हम लोगों ने साइन थीटा को tan थीटा मान लिया, और बताइए एक और जगह अप्रोक्सीमेशन है कुछ? हाँ स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए, सर D टी मस्ट बी वेरी बहुत लेस ज्यादा देन होना चाहिए कैपिटल टी, Yes, स्क्रीन sir. के बीच का डिस्टेंस। हाँ, और और ये सर- जो यहाँ पे चूंकि लैम्डा बहुत छोटा है तो स्मॉल डी लैम्डा से, बहुत छोटा होगा स्मॉल डी। तो ये लिख पा रहे हैं, ठीक है। क्या सर हमें बीच में देखिए बहुत कम चांसेस है, पर एक आध सवाल हो सकता है ऐसा आ जाए बीच में सॉल्व करते समय, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बाकी ये आपका बनेगा पूरा। तो तो पहले स्लाइड से दिखा दीजिए सर, एक एक करके कहाँ से लिखते हैं। लिखना? तो पहले आप यहाँ से शुरुआत करिए,
जब ये हो जाए तो फिर बताइएगा। लिख लेंगे बच्चों ये? नो सर। लिखिए नो सर। लिखिए लिखिए। आंसर। ठीक, आइए अगला लगाऊं बच्चों, अगली स्लाइड। लिख लिया हो सबने तो? नहीं सर, अभी लिख रहे हैं। अभी नहीं हुआ सर। लिखिए लिखिए। हाँ सर, हो गया। चलिए, तो यहाँ से ना आप लोग को देखिए क्या क्या लिख लेना है कि ये कारण लिख लीजिएगा कि ये कट क्यों किया गया है, ताकि कोहेरेंट सोर्सेज बना पाएँ। फिर दूसरा ये लिख लीजिएगा कि डी बहुत बड़ा है स्मॉल डी से, इसका ऑर्डर होगा मीटर का और इसका ऑर्डर होगा मिलीमीटर का। उसके बाद फिर ये सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में थोड़ा सा लिखिएगा, पार्ट डिफरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पोजीशन होगी। फिर इसमें ये लिख लीजिएगा कि n की वैल्यू आप 0 1 2 3 ऐसे डालेंगे आप, n बराबर 0 1 2 3, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ
करस्पॉन्डिंग लोकेशन ऑफ मैक्सिमा बता देगा आपको, है ना, ब्राइट फ्रिंज। तो मैक्सिमा बोला जाए या ब्राइट फ्रिंज बोला जाए, सबका मतलब एक है। n बराबर 1 2 3 4, आप n बराबर 0 1 2 3 ऐसे डालते जाएंगे तो आपको लोकेशन ऑफ मैक्सिमा आता जाएगा। ठीक है। और अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कैलकुलेशन, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, यानी फॉर डार्क फ्रिंज। नहीं हुआ था। ओके, लिख लीजिए एक दो लाइनें छोड़ के, फिर मैं पिछली स्लाइड फिर से लगाता हूँ। पता नहीं कौन सा रहता है, 4 लिखा है। फिर टॉपर का है। लिख लिया बच्चों ये? बदल दूं क्या बच्चों स्लाइड? लिख लिया हो तो? डन सर। डन सर। ठीक, किसी कर रहा गया भाई तो लिख लीजिए ये भी। बच्चों एक टर्म होता है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ के बारे में जानता है क्या कोई आप में से? फ्रिंज विड्थ बताना चाहें अगर? फ्रिंज विड्थ। सर विड्थ ऑफ फ्रिंज जो बनेगी, इसमें लाइट डार्क बैंड्स बनेंगे जो हाँ हाँ, कंसेक्यूटिव दो फ्रिंजेस लाइट के बीच का फ्रिंजेस, डिस्टेंस। दो लाइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस को कहते हैं सर। दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की दूरी को हम लोग फ्रिंज विड्थ कहते हैं। ठीक बात है। तो तो देखिए कोई भी consecutive। दो कॉन्जिक्यूटिव, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है जोड़ना, दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क या दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट, इनके सेंटर के बीच की जो दूरी होगी वो कहलाता है फ्रिंज विड्थ। ये भी लिखना है सर, हाँ ये वाला साइड भी लिखना है। हाँ लिख लीजिएगा इसको भी। तो दो ब्राइट और दो डार्क के सेंटर्स के बीच की दूरी फ्रिंज विड्थ कहलाती है। अब बच्चों थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ आइडिया देने के लिए कि फ्रिंज पैटर्न दिखता कैसे है। तो जैसे ये सेंटर पे मैक्सिमम है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, फिर ऐसा नहीं होगा कि एक मैक्सिमम की पूरी पट्टी होगी, होगा क्या यहाँ पे ना इस पॉइंट पे एग्जैक्टली इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब हाईएस्ट इंटेंसिटी है। फिर इसी पॉइंट से जैसा ही थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे ना, हल्का सा, आपको यहां से लेकर यहां तक जाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप इसे थोड़ा सा आएंगे तो इंटेंसिटी घटने लगेगी। तो होता क्या है कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी एकदम से ज्यादा, ठीक है, यहां पे इंटेंसिटी एकदम से ज्यादा, फिर ग्रेजुअली घटने लगेगी इंटेंसिटी, ग्रेजुअली घटते 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 यहां मिनिमम, फिर यहां अचानक से इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, फिर घटने लगी घटते 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 यहां मिनिमम, फिर इंटेंसिटी यहां पे अचानक से मैक्सिमम पे बहुत ज्यादा, फिर घटते 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 जीरो,
फिर तो कहने का क्या मतलब है कि एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, उससे थोड़ा सा आप ऊपर या नीचे जाएंगे तो इंटेंसिटी घटने लगेगी, है ना। जैसे यहाँ हाईएस्ट घटते 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 0, फिर यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी, बढ़ते 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 मैक्सिमम, फिर घटना शुरू हो जाएगी, घटते 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 0, फिर बढ़ते 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 मैक्सिमम, घटते 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 0, बढ़ते 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 मैक्सिमम, ऐसा चलेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। और 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क या 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच की दूरी को फ्रिंज विड्थ कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ये एक ब्राइट है, ये ब्राइट ले लेते हैं, ये ब्राइट है, और इससे जस्ट बाद वाली ले लीजिए, पहले वाली ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए एक, इनकी बीच की दूरी ये कहलाती है फ्रिंज विड्थ। ये जो दूरी है ये कहलाएगी फ्रिंज विड्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल आएगा इस पे, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, तो देखिए कितना हो जाएगा बच्चों फ्रिंज विड्थ, 2d लैम्डा बाई डी में से 1d लैम्डा बाई डी घट जाएगा, तो ये बन जाएगा d लैम्डा बाई डी। हमेशा d लैम्डा बाई डी, ऐसा नहीं कि आपने सर तीसरी और दूसरे के बीच में निकाला है तो ऑलवेज d लैम्डा बाई डी, है ना। ऐसा नहीं है कि 2 ब्राइट के बीच में निकाला है इसलिए ऐसा आया है, डार्क के बीच में निकालेंगे तो कुछ और आएगा, नहीं, डार्क के बीच में भी सेम आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेना चाहूँ अगर आप, तो जैसे ये देखिए, ये और ये, इनके बीच में भी अंतर निकालेंगे ना आप, तो d लैम्डा बाय डी ही आएगा। तो फ्रिंज विड्थ ऑलवेज इक्वल टू d लैम्डा बाय डी। और क्या होता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट या 2 कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच की जो दूरी होती है वो कहलाता है फ्रिंज विड्थ। तो इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों। तो एक ऐसा थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिए, 2 या 3 आप फ्रिंज की लोकेशन लिख लीजिए और फिर फ्रिंज विड्थ डिफाइन कर लीजिए, d लैम्डा बाई डी। याद रखना बच्चों, फ्रिंज विड्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब कुछ सवाल कराऊंगा बच्चों आपको इसी पे बेस्ड, जितना भी हम लोग तक अभी हम लोग पढ़ा है उसी के बेसिस पे कुछ सवाल करेंगे। डन सर। ठीक, अब जैसे बच्चों हम लोगों ने अभी फ्रिंज विड्थ पढ़ा है, एक और टर्म है इसी रिलेटेड, वो भी एक बार देख लेते हैं फिर आगे सर नहीं हुआ अभी। लिखिए लिखिए लिखिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, बदल दो बच्चों स्लाइड, कोई रह गया है लिखने को? ठीक, तो एक और टर्म आता है, एक कहलाता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है, एक है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है, और दूसरा है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्या मतलब है दोनों का पहले समझते हैं और फिर फॉर्मूला देखेंगे। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, तो एक है एंगुलर फ्रिंज विड्थ और फिर है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए ये स्लिट्स है,
ठीक है, और इस साइड पे ऐसा स्क्रीन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है बीच में सेंट्रल मैक्सिमा, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म हो रही है, ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। और सेंट्रल मैक्सिमम के सामने ये स्लिट्स का मिड पॉइंट है, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमम के बाद पहली मैक्सिमम मिल रही है यहाँ पे डी लैम्डा बाई डी पे, और उसके नीचे पहली मैक्सिमा है डी लैम्डा बाई डी पे, ठीक है। तो फ्रिंज, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब समझिए, एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब कितना एंगल सबटेंड करती है एक फ्रिंज स्क्रीन पे। कहने का मतलब है कि जैसे ये देखिए, ये टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया फ्रिंज का, जैसे ये ब्राइट फ्रिंज है इसका टॉप मोस्ट पॉइंट, और उसके पहले वाली जो ब्राइट फ्रिंज है उसको जोड़ दीजिए स्क्रीन से, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है, ये एंगल ये कहलाता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना होगा? तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगा फ्रिंज विड्थ यानी बीटा, ठीक है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगा बीटा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो आर्क है डी लैम्डा बाई डी और रेडियस है डी। रेडियस डी है क्योंकि इनकी बीच की दूरी ये डी है, ठीक है। तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो जब डिवाइड कर देंगे तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ बन जाएगा लैम्डा बाय डी, ठीक है। ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। सर क्या ब्राइट फ्रिंज के लिए ही ट्रू है, डार्क के लिए नहीं होगा? नहीं, डार्क के लिए भी सेम है, ब्राइट के लिए भी सेम है। तो लिनियर फ्रिंज विड्थ यानी डी लैम्डा बाई डी, ये लिनियर फ्रिंज विड्थ है डी लैम्डा बाई डी, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ लैम्डा बाई डी, ये ब्राइट फ्रिंज हो या डार्क फ्रिंज हो दोनों के लिए सेम रहेगा। अब आ जाइए एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये क्या होता है सर? एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए इधर स्क्रीन लगी हुई है ऐसे कुछ, ठीक है, और यहाँ पे ये आपकी स्लिट है और यहाँ पे स्क्रीन है, और स्लिट के मिड पॉइंट के सामने ये सेंट्रल मैक्सिमा बन रही है, ठीक है। ये पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर फर्स्ट मैक्सिमम है और नीचे इधर भी फर्स्ट मैक्सिमम है, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमम एक सेकंड ना, सेंट्रल मैक्सिमम के ऊपर फर्स्ट, हाँ, सेंट्रल मैक्सिमम के ऊपर फर्स्ट मिनिमम है और सेंट्रल मैक्सिमम के नीचे फर्स्ट मिनिमम है। तो यहां फर्स्ट मिनिमम से लेकर नीचे फर्स्ट मिनिमम तक ये पूरा मैक्सिमम है, सेंट्रल मैक्सिमम का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट इंटेंसिटी घटते घटते जीरो, यहाँ हाईएस्ट इंटेंसिटी घटते घटते जीरो। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा कितना एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे, यानी स्लिट्स के सेंटर पे ये कितना एंगल सबटेंड करेगी, वो कहलाएगा एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो देखिए ये भी सेम ही इसके बराबर ही आएगा। ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी डी लैम्डा बाय 2d, और ये दूरी भी हो जाएगी डी लैम्डा बाय 2d। तो टोटल दूरी हो जाएगी डी लैम्डा बाय डी। तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये भी सेम आएगा क्योंकि टोटल दूरी हो जाएगी डी लैम्डा बाय डी, आर्क अपॉन रेडियस ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा बाय डी, ठीक है। तो भले ही सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ हो या किसी नॉर्मल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ हो, दोनों की वैल्यू लैम्डा बाई डी के बराबर आएगी, ठीक है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दोनों लैम्डा बाई डी। बोलो 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 बोलो। सर ये सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमम 2d लैम्डा बाय 2d कैसे होगा? ये डी लैम्डा बाई 2d होगा ना, गलत तो नहीं लिखा मैंने? बोलो, डी लैम्डा बाई 2d होगा ना फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट मैक्सिमम डी लैम्डा बाई डी होगा, फर्स्ट मिनिमम डी लैम्डा बाई 2d होगा ना, सही तो है? यस ओके सर, ओके सर। तो कुल मिला के एंगुलर फ्रिंज विड्थ किसी भी मैक्सिमम के लिए और एंगुलर फ्रिंज विड्थ सेंट्रल मैक्सिमम के लिए दोनों लैम्डा बाई डी के बराबर होंगी। नोट कर लीजिए। तो फ्रिंज विड्थ, लीनियर फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ दोनों डन सर। वेरी गुड। अब प्रैक्टिस करेंगे सवालों की, जितना पढ़ा है उस पे।
ओके सर। चलिए आइए सवाल करते हैं इसी पे अब। तो 2 से कह रहे चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। अभी रुक जाइए सर। मोस्ट प्रोबेबली एक एक कल या तो फिर परसों, मतलब 2 क्लास के ऊपर नहीं जाएगा। दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। और सर डिलीट हो गया है। हाँ YDSE के बाद 2 और रहेंगे, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन बस। डन सर। ठीक। अच्छा एक चीज़ और बच्चों, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जैसे फ्रिंज विड्थ की यूनिट, चलिए पूछ ही लेता हूँ मैं आप लोगों से, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट और इसकी यूनिट, दोनों की यूनिट बता दीजिए बस। इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? बीटा की यूनिट और अल्फा की यूनिट। सर बीटा की मीटर हो जाएगी हाँ हाँ, और लेमडा यूनिट लेस हो जाएगा। लेस होगा सर ये तो। ये अल्फा रेडियन, अल्फा यूनिट लेस हो जाएगा। हाँ एक्चुअली ये एंगल है, ये ना एंगल है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ है ना, तो ये एंगल है, इसकी यूनिट रेडियन में आएगी, है ना। और ऐसे भी आप देखो कि ये लैम्डा अपॉन डी, तो दूरी दूरी डिवाइड बाय दूरी, तो कुछ डायमेंशन नहीं आएंगे इसके, ये रेडियन यूनिट हो जाएगी। बीटा के डायमेंशन आएंगे, यूनिट आएगी मीटर, क्योंकि दूरी है ना वो, कि कॉन्जिक्यूटिव सेंट्रल मैक्स, कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा या कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा के बीच की दूरी, तो वो मीटर रहेगा और ये यूनिट रेडियन रहेगी। आइए सवाल करते हैं, थोड़ा सा देखिए। तो इसमें 2 पार्ट पूछे गए हैं बच्चों। पहला तो आप पहला वाला पार्ट, सॉरी दूसरा वाला पार्ट पहले बता देना, फिर पहला वाला पार्ट करना। दूसरा वाला पार्ट थोड़ा आसान है, तो इसको पहले कर लेना, फिर पहला वाला पार्ट सोचना। सेपरेशन बिटवीन 2 एडजेसेंट मिनिमा। सारे अप्रोक्सीमेशंस वैलिड हैं, परेशान मत होना आप लोग। द एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमा इन रेडियन एंड सेपरेशन बिटवीन 2 एडजेसेंट मिनिमा। अच्छा जो दूसरे वाले पार्ट का आंसर कैसे करेंगे? सेपरेशन बिटवीन 2 एडजेसेंट मिनिमा। सर कैपिटल डी लेमडा बाय डी। सर बीटा निकालेंगे यहाँ पे, लेमडा डी अपॉन डी। बिल्कुल, लैम्डा डी अपॉन डी, एब्सोल्युटली। इसमें ध्यान 6 रखिए। इंटू 10 की पावर -4 मीटर आ रहा है। ओके, 6 इंटू 10 के पावर, ये -4 मीटर। हाँ, लैम्डा की वैल्यू इतनी हो जाएगी। कैपिटल डी हमारे पास 1 मीटर 1 दूर है, मीटर है। और स्मॉल डी 0.1 सेंटीमीटर है, यानी 0.1 इंटू 10 के पावर -2, जो कि 10 के पावर -3 हो जाएगा, तो -7, और ये -3 ऊपर चला जाएगा, +3 बन जाएगा। 10 to the power 6 into 10 to the power -4। इतना आ रहा है ना आप लोग का मीटर? यस यही सर आ रहा यही आ है, यही रहा आ रहा है। है। ठीक है ठीक है, ये बीटा की वैल्यू ही पूछा है आपसे, है ना। अब बताइए पहला वाले सवाल का आंसर, एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमम इन रेडियन। सर अच्छा बच्चों, सेम ही आ रहा है। सेम ही आ रहा है, ओके। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मुझे जैसे 10th मैक्सिमम की एंगुलर पोजीशन पूछा है, तो क्या करना चाहिए बच्चों एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमम निकालने के सर लिए? लेमडा बाय डी। लैम्डा बाई डी, ओके। पर ओके,
बट बच्चों लैम्डा बाई डी आंसर आएगा, लैम्डा बाई डी करने से आंसर आएगा, या आपको लगता है कि ये सर ये आंसर नहीं आएगा? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। ये भी इंटरेस्टिंग है कि सर 10 से सर बट मल्टीप्लाई। एंगुलर पोजीशन एन पे डिपेंड नहीं करी ना। एंगुलर पोजीशन एन पे डिपेंड नहीं करती सर, आपने तो लैम्डा बाई सर आई थिंक लैम्डा बाय डी ही होगा। लैम्डा बाई डी ही होगा। अच्छा दो चीजें बच्चों, हाँ लैम्डा बाई डी आंसर होना चाहिए बच्चों, या इसमें आप कुछ चेंजेस, एक तो आंसर बताया गया कि सर एक काम करिए आप 10 टाइम्स लैम्डा बाई डी कर दीजिए, और एक बच्चे ने बोला है कि सर यही आंसर होगा लैम्डा बाई डी। आप लोग और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? क्या होना चाहिए पहले वाले का आंसर? 10 लैम्डा बाई डी होना चाहिए या केवल लैम्डा बाई डी होना चाहिए? क्या लगता है बच्चों आप लोग को? सर लैम्डा बाय डी बिकॉज वो एन पे डिपेंड नहीं करता की बात हो रही है, तो उसमें हम 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे। ओके देखिए बच्चों, पूछा गया एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमम इन रेडियन। एंगुलर पोजीशन पूछा गया है ना, एंगुलर पोजीशन मतलब आपसे एंगल पूछा गया है कि बताओ जो 10वीं मैक्सिमम होगी ना 10th वाली, वो उसकी एंगुलर पोजीशन कितनी होगी, ये थीटा पूछा गया आपको, यहां से ना थीटा बता दो। जैसे आप y बताते हो 10th मैक्सिमम की पोजीशन, तो एंगुलर पोजीशन मतलब किस एंगल पे 10th मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा सर ये क्यों नहीं कर सकते फिर सीधे सीधे लैम्डा बाई डी? ये एंगुलर विड्थ है। एंगुलर विड्थ का क्या मतलब हुआ कि एक मैक्सिमम यहां पे है, उससे पहले वाली मैक्सिमम यहां पे है, अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, स्लिट्स पे ये कितना एंगल बनाएंगी, वो एंगुलर पोजीशन होगा, सॉरी वो एंगुलर विड्थ होगा। तो एंगुलर विड्थ किसी भी फ्रिंज की वो तो सेम लैम्डा बाई डी रहेगी, पर ये एंगुलर विड्थ नहीं पूछा है, ये एंगुलर पोजीशन पूछा है। तो एंगुलर तो पोजीशन सर निकालने यहाँ के से फिर बीटा निकालेंगे एन लैम्डा डी बाई डी करके। हाँ दो तरीके हैं, आप एक काम कर लीजिए, आप 10th वाले मैक्सिमम की लोकेशन निकाल लीजिए, तो 10 डी लैम्डा बाई डी ये करके, लेकिन ये तो 10th की मतलब लीनियर पोजीशन है ना, कि 10वीं मैक्सिमम इतनी दूरी पे मिलेगी, पर हमें तो सर इसमें एंगुलर रेडियंस में पूछा है ना। हाँ तो हमें एंगुलर पोजीशन निकालना है। तो एंगुलर पोजीशन क्या होता है कि जितनी दूरी है ना, तो आर्क अपॉन रेडियस, तो इसको d से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये एंगुलर पोजीशन दे देगी 10th मैक्सिमम की। तो एंगुलर पोजीशन 10th मैक्सिमम की हो जाएगी 10 लैम्डा बाई डी, ठीक है। तो ये आंसर होगा 10 लैम्डा बाई डी। तो 10 डिवाइडेड बाई डी का वैल्यू है 10 के पावर -3, और लैम्डा है 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी 6 इंटू 10 के पावर -7। तो ये हो जाएगा 10 के पावर ऊपर चले जाएगा 6 इंटू 10 के पावर -6 और +3, तो 6 इंटू 10 के पावर -3 रेडियन। ये आंसर आ गया बच्चों, 6 इंटू 10 के पावर -3 सर रेडियन, रेडियन कैसे? क्योंकि लैम्डा बाई डी कर रहे हैं ना, ये लैम्डा बाई डी है, 10 लैम्डा बाई डी। चलिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहला वाला पार्ट सुनिएगा ध्यान से, पहला वाला पार्ट फिर से सुनिए ध्यान से। अगर आपसे सवाल में पूछ देता, मान लीजिए पहले वाले पार्ट में एंगुलर पोजीशन नहीं पूछता, थोड़ी देर के लिए पूछता कि 10th मैक्सिमम की पोजीशन बताओ सेंट्रल मैक्सिमम से क्या होगी, तो क्या बच्चों 10th मैक्सिमम की पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमम से आप ऐसा बोलते ना 10 डी लैम्डा बाई डी। बोलिए कंफ्यूजन तो नहीं ना कुछ किसी को? यहाँ तक तो ठीक है। अब वो आपसे लिनियर पोजीशन नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एंगुलर पोजीशन बताओ, यानी ये कितना एंगल 10th वाली जो मैक्सिमम है ना, वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है। तो आप बोलेंगे ठीक है सर एंगल बता देते हैं। एंगल बताना है तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना, आर्क अपॉन रेडियस, ये दूरी डी है। या फिर आप ऐसा सोच दो tan थीटा बराबर y बाई डी, ठीक है, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो थीटा बराबर y बाई डी, 10वें पोजीशन 10वें जो मैक्सिमा उसकी पोजीशन कितना है, तो 10 डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, और कैपिटल डी से डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 10 इंटू लैम्डा बाई डी। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 6 इंटू 10 के पावर -3 पे पहुंच जाओगे, और यही रेडियन में आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों समझ में आया है? नहीं आया है तो फिर पूछ लो कि आपने ऐसा क्यों किया। आ गया सर। एंगुलर आ गया सर समझ। और एंगुलर पोजीशन में फिर क्या डिफरेंस होगा? क्या क्या? सर एंगुलर विड्थ और एंगुलर पोजीशन में। एंगुलर विड्थ मतलब कि एक फ्रिंज वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है, जैसे कि
ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया और ये फर्स्ट मैक्सिमा हो गया, ठीक है। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमम ये एंगल कितना होगा, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। और ये जो पूछा गया ना, ये फ्रिंज विड्थ नहीं पूछा गया, ये एंगुलर पोजीशन पूछा गया है। मतलब जो 10वीं मैक्सिमम है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, तो हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पे 10वीं मैक्सिमम होगी। और अगर फ्रिंज विड्थ निकालना है ना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगी लैम्डा बाई डी। तो इसको 10 से और डिवाइड कर दोगे आप, यानी ये बन जाएगा आपका 6 × 10⁻⁻⁴ रेडियन। इतनी होगी एंगुलर फ्रिंज विड्थ इस वाले सवाल में। और 10वें मैक्सिमम की पोजीशन होगी ये। और किसी कुछ कंफ्यूजन हो बच्चों तो वो भी पूछ लीजिए, ठीक है। सर मतलब इसमें हम लोग कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग को एंगुलर लीनियर विड्थ निकालना हो, लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई स्मॉल डी। हाँ, अगर लीनियर विड्थ निकालना होगा तो ये लिखेंगे आप, एंगुलर विड्थ हाँ। निकालना होगा तो ये लिखेंगे। ठीक है। इसमें विड्थ नहीं पूछा है बच्चों, एंगुलर पोजीशन पूछा है, तो वो थोड़ा सा अगला सवाल। एक सेकंड के लिए बस बैकलाइट कर देंगे, बस 1 सेकंड के लिए। हेलो, हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, हो गया सर। उसमें नहीं, उसमें पावर नीचे कैपिटल डी था कि स्मॉल डी था, तो पहले वाले में दिया था हम लोग। जैसे लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन में था ना, कैपिटल डी था ना, कैपिटल डी की वैल्यू को 0.1 पे ले लिया तो 1 मीटर तो नहीं आएगा ना। सर पहले वाले का 1.5 × 10⁻⁻⁴ आ रहा है। ठीक है, बच्चों थर्ड डार्क का आप लोग का यही बना है क्या? थर्ड डार्क का एक बार देख लीजिए तो। थर्ड डार्क का सेंट्रल मैक्सिमा से दूरी यही है ना आप लोग सर 1.5 × 10⁻⁻² आ रही है। ओके ओके। यस सर, यही आ रही है। तो 5/2 लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो 6000 × 10⁻⁻10 और कैपिटल डी की वैल्यू है 1 मीटर और स्मॉल डी है 0.12 मिलीमीटर, तो 0.12 × 10⁻⁻3। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 से कैंसिल करते हैं, ये 3000, तो 5 × 3 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 12 × 10⁻⁻5 और 3 4
तो 5/4 इंटू 10⁻⁻² मीटर या 5/4 सेंटीमीटर। तो सर यही आएगा सर। 1.25 बच्चों कुछ ऐसा आ रहा है क्या? 1.25 सेंटीमीटर। यस सर यही आ हाँ रहा सर है। यही आया, यही आया। ठीक है आइए अगला करते हैं। डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट बैंड। तो थर्ड ब्राइट तो हो जाएगा 3d लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो 3 कैपिटल D 1 है, लैम्डा 6 इंटू 10⁻⁻7 है और स्मॉल d 0.12 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 10⁻, ये बाई 12 करते हैं, -7 + 5 तो 3 4। अगला वाला बच्चों 1.5 सेंटीमीटर आ रहा है क्या कुछ? यस सर इतना ही आ रहा है। सर यही आ रहा है। यही आया। 1 point, ठीक है। तो पहला वाला 1.25 सेंटीमीटर और दूसरा 1.5 सेंटीमीटर। आप लोगों को केवल इतना बच्चों ध्यान रखना है ना, उसके बाद तो कैलकुलेशन है वो आप लोग कर ही लोगे। ये थोड़ा सा आप लोग को अगर ये क्लियरिटी है तो उसके बाद फिर कैलकुलेशन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। अगला करें सवाल, नेक्स्ट वन। हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब ऐसे ही थर्ड डार्क, फोर्थ ब्राइट, यही सब पूछा जाएगा आपसे। एक सेकंड। जीरो 0.1 रेडियन है, 0.1 रेडियन। तो 6 into 10 raised to the power -6। ओके, देखिए बच्चों ये दे रखा है आपको अल्फा बराबर लैम्डा बाई डी। डी की वैल्यू पूछ दी गई है तो लैम्डा अपॉन अल्फा हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम। हाँ, तो 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर डिवाइडेड बाई 0.1। 0.1 ठीक है, तो ये हटाएंगे तो ये बन जाएगा 6 into 10 to 60। the power -6। बिल्कुल, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 और यूनिट क्या रख देंगे यहाँ पे? यूनिट मीटर मीटर। मीटर ठीक है, ये मीटर स्मॉल है। डी का वैल्यू आ जाएगा। यस सर यही आ रहा है। ठीक है, और एक सवाल करते हैं, देखिए। अप्रॉक्सीमेशन वैलिड रहेगा बच्चों, परेशान नहीं होइएगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। तो 2 into 10 to the power -3 सेंटीमीटर। ओके, बच्चों मेरा 1.2 सेंटीमीटर आ रहा ये है। सर यही आएगा सर, ये सर यही Yes, आएगा। sir, तो यही आ रहा 6 है। मल्टीप्लाई करना भूल गया। ठीक है, तो 1.2 सेंटीमीटर आएगा। कुछ भी नहीं किया बच्चों, इसमें मैं बताता हूँ
5d लैम्डा बाई डी रख दिया। पांचवी ब्राइट फ्रिंज की बात हो रही है तो इनकी वैल्यू 5 रख दिया है बस। सर हाँ हाँ, सर इस प्लेट के बीच का डिस्टेंस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कंपेरेबल नहीं है? नहीं 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 करेंगे। देखिए ये मैंने 100 गुने में भी आपको बताया था कि लगभग वही है। आप इसका रेशियो निकालो, 80 डिवाइडेड बाई 0.02, तो 2 0 हटाओ, ऊपर 100 लगाओगे आप, 2 से कैंसिल करोगे 40, देख रहे हो आप 4000 आ रहा है रेशियो, है ना। 1000 गुने में भी हम लोग मतलब 100 गुने में बोल देते हैं, ये तो ठीक है 4000। सर। अगला सवाल। बच्चों इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो 8th ब्राइट और 3rd डार्क की बात हो रही है, दोनों सेम साइड है सेंट्रल मैक्सिमा के। एक तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि एक साइड 3rd डार्क है, दूसरी साइड 8th ब्राइट है, वैसा नहीं सोचना है। दोनों सेम साइड है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के, तो दोनों के बीच में दूरी बताना है। The 1.76 into 10 to the power minus 3. बच्चों मैच कर हाँ रहे सर, ये हैं आया। यस सर, तुम यही आया, यही आया, यही आया सर। देखिए अब इसमें कॉन्सेप्ट बच्चों यही, पहली ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, दोनों के बीच का अंतर 5.5 डी लैम्डा बाई डी हो जाएगा। ये सर यही आंसर आ रहा है। ठीक है, फिर बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 1.76 मिलीमीटर आ जाएगा। आए करिए सर, हो गया। ठीक है, बाकी लोग कर लिए बच्चों। अब एक और वेरिएशन बनता है कि अगर पूरे एपरेटस यानी पूरे सेटअप को उठा के, ये पूरा सेटअप है, ये सब पानी सॉरी एयर में हो रहा है, मान लीजिए आप किसी दूसरे मीडियम में ले जाइए, लेट्स से पूरे सेटअप को उठा के पानी में रख दिया, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो देखिए कुछ चेंजेस नहीं करना है आपको, बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब मीडियम चेंज करेंगे बच्चों तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, ठीक है, लाइट सोर्स की फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी क्योंकि स्पीड लाइट की चेंज हो जाएगी। तो क्या अंतर पड़ेगा देखिए, तो हमें पता है कि c बराबर होता है f इंटू लैम्डा।
मीडियम चेंज करने से ये कांस्टेंट रहता है, ये पता है कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जब Range of मीडियम which चेंज changes. करेंगे तो स्पीड चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो और स्पीड जो किसी मीडियम में होती है वो क्या होती है, सी बाई म्यू हो जाती है ना, म्यू से घट जाती है। Yes, sir. तो लैम्डा Yes, sir. भी होगी किसी मीडियम में, वो वैक्यूम के लैम्डा से म्यू टाइम्स घट जाएगी, ठीक है। तो लैम्डा मीडियम हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई म्यू। तो आप देखिए फॉर्मूले में कैसे अंतर आएगा। तो आप जैसे बोलते थे कि nth ब्राइट फ्रिंज की जो पोजीशन आएगी वो एन डी लैम्डा बाई डी होगा, तो यहाँ पे नया वाला लैम्डा रख देंगे यानी लैम्डा अपॉन म्यू। nth डार्क फ्रिंज के जो यूनिट जो फॉर्मूला हम लोगों ने बनाया था 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d, तो यहाँ पे भी फिर से आप लैम्डा की जगह मीडियम का लैम्डा रख देंगे यानी लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला पढ़ाया था यानी डी लैम्डा बाई डी, तो लैम्डा की जगह रख देंगे लैम्डा बाई म्यू, तो नया फ्रिंज विड्थ जो होगा वो घट जाएगा, ठीक है। और एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो पढ़ा था लैम्डा बाई डी, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई म्यू डिवाइडेड बाई डी। तो ये डिफरेंसेस आ जाएंगे। अगर आप सेटअप को किसी दूसरे मीडियम में रख देंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो ये अंतर आ जाएंगे। नोट कर लीजिए बच्चों इसको, लैम्डा को बस ध्यान रखिएगा, लैम्डा की जगह आप लैम्डा बाई म्यू रख दीजिएगा, दूसरे मीडियम में जो वेवलेंथ होगी उसको रख दीजिएगा, बाकी सारे फॉर्मूले एग्जैक्टली वही लगाएंगे। मैं कुछ सवाल कराऊंगा आपको तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। सर हेडिंग क्या डालें? हेडिंग क्या डालेंगे? बताइए बच्चों आप लोग क्या YDSC, डाला sir, जाए? YDSC in liquid. Sir, YDSC in liquid. YDSE इन डिफरेंट मीडियम या जो भी है लिखिए, YDSE इन डिफरेंट मीडियम। YDSE इन डिफरेंट मीडियम, तो मीडियम चेंज करेंगे तो केवल वेवलेंथ को लैम्डा बाई म्यू से रिप्लेस कर दीजिएगा, बाकी सब चीजें एज इट इज फॉर्मूले में। डन है बच्चों, बढ़े आगे। हाँ सर, हाँ सर। चलिए मैं एक सवाल लगाता हूं जिसमें डिफरेंट मीडियम की बात हो रही है। देखिए थोड़ा सा कह रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन वाटर इंस्टेड ऑफ एयर, देन फ्रिंज विड्थ क्या लगता है बच्चों? सेम, डिक्रीज, इंक्रीज, बिकम्स इनफाइनाइट? डिक्रीज हो जाएगी सर, डिक्रीज हो जाएगी सर। डिक्रीज हो जाएगी, बीटा बराबर डी लैम्डा बाई डी, तो जो नया फ्रिंज विड्थ होगा वो डी बाई डी, लैम्डा की जगह लैम्डा बाई म्यू रखेंगे, तो म्यू जो पानी का है वो एयर से ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा म्यू के, तो डिक्रीज कर जाएगी, ऑप्शन सी। और देखते हैं एक आध सवाल इसी पे। तो बच्चों ये जब एयर में कर रहे हैं तब एंगुलर फ्रिंज विड्थ 0.2 डिग्री है। आपसे पूछा जा रहा है जब पानी में करेंगे एक्सपेरिमेंट को तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना होगा। तो एयर में कर रहे हैं तो 0.2 रेडियन है, 0.2 डिग्री है सॉरी, और जब वाटर में होगा तो फिर एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना होगा।
बच्चों समय लग गया काफ़ी, क्या समस्या आ रही है? आइए, कह रहा है 0.2 डिग्री एंगुलर फ्रिंज विड्थ, 0.15 आ रहा है। 0.1 रहेगा। ओके, तो बच्चों पहले लिखेंगे एंगुलर फ्रिंज विड्थ तो इतना लिखेंगे, बाद में लिखेंगे तो लैम्डा को म्यू से डिवाइड कर देंगे, बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा। रेशियो ले लीजिए, तो यहाँ से देखिए बच्चों लैम्डा बाई डी कैंसिल हो जाएगा। पहले अल्फ़ा था 0.2, बाद में अल्फ़ा हमें निकालना है और ये म्यू ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका बराबर म्यू, तो अल्फ़ा डैश आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू है 4/3, तो 0.6/4, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यस सर, ये आया। तो 6/40 डिग्री, या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 20 इतने 20, यस सर, ये आया। सॉरी डिग्री में आएगा क्योंकि डिग्री में दिया हुआ है ना वहाँ पे, 3/20। और सिंप्लीफाई करना तो 15.15 आ जाएगा बच्चों, ये है ना 0.15 डिग्री। आप लोग का कुछ मैच किया था या कुछ और आया था? 0.15 3/20 सर, यही आया था 3/20। 0.15 डिग्री आ जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, और एक आध सवाल होगा तो इस पे और कर लिया जाएगा। ये थोड़ा सा देखिए, एक एक करके करते हैं बच्चों। पहले वाले के बारे में आपका क्या ख्याल है? फर्स्ट वाले के बारे में ट्रू है, फॉल्स है, या क्या लगता है आप लोग को? फर्स्ट वन ट्रू है ट्रू है, सर, फॉल्स। फॉल्स है, क्या कहते हैं बच्चों? फर्स्ट, चलिए, कह रहा है कि स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स, एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस रिमेन्स कांस्टेंट। एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज, इसका क्या मतलब हो बच्चों? व्हाट इज एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज? सर लैम्डा बाई डी। लैम्डा बाई डी, ठीक है, यही है एंगुलर सेपरेशन, मतलब दो फ्रिंजेस के बीच का एंगुलर दूरी, तो वो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर आप स्क्रीन को दूर करेंगे तो इस पे फर्क पड़ेगा, ये कांस्टेंट रहेगा? क्या सर लगता नहीं है? पड़ेगा। कांस्टेंट रहेगा सर। कांस्टेंट रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट कह रहा है तो बच्चों ट्रू ही हुआ फिर तो, ट्रू गड़बड़ तो नहीं है। सर, यस सर। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक ऑफ लार्जर वेवलेंथ, तो यहां से पता चल रहा है कि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा है, लैम्डा बढ़ाएंगे तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा। द एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस डिक्रीजेस, गलत है सर। ये तो गलत हो गया फॉल्स बच्चों हो फिर, जाएगा सर। है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला सही है, डी दूसरा, ऑप्शन होगा सर, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू 2 इज फॉल्स। हाँ ये लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है आप लोग को ये डिस्कशन? बताइए। यस सर सर। यस सर। ठीक, चलिए, इसमें थोड़े बहुत कुछ और पॉइंट है, नई चीज़ें पढ़ानी होगी, अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए काफ़ी है, जाइए आप लोग, ठीक है। रुकिए, इसको लिख लें, इसको लिख लें। हाँ लिखिए लिखिए, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। सर वो एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। सर दिया हुआ था ना, रुकिए। हाँ सर, दिया हुआ है ना, व्हाट स्टेटमेंट दिया है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, रेड स्काई एंड सन ऑन द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 दिया है, दिस इज बिकॉज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाई 4। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा पे पावर 4 है सर, मतलब लैम्डा के पावर 4। यस सर। तो सर पूछा कि क्या दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही एक गलत है, या मतलब पहला वाला स्टेटमेंट सही है दूसरा गलत है, कि दूसरा सही है पहला गलत है, ऐसे करके कुछ। हाँ मैं बताता हूँ आपको,
देखिए सनराइज और सनसेट के समय हमें रेड कलर दिखता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, स्कैटरिंग होती है लाइट की, ठीक है। यस सर। फिर सर हमें रेड ही क्यों दिखता है? तो देखिए आता तो सन से मान लीजिए सारे ही कलर्स हैं, ठीक है, लेकिन ब्लू वाला स्कैटर कर जाता है और रेड वाला हम तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ब्लू वाला स्कैटर कर जाता है तो विबग्योर, है ना। तो जब वॉयलेट से रेड में जाते हैं तो ये वाला पोर्शन स्कैटर करता है, यानी ब्लू वाला कलर स्कैटर करता है। तो ब्लू स्कैटर करता है मतलब जब वेवलेंथ कम होगा तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, है ना। स्कैटरिंग इंक्रीजेस इफ वेवलेंथ इज लेस। तो अब आप दूसरे वाले स्टेटमेंट में देखिए, क्या ये बोल रहा है क्या कि कम वेवलेंथ होने की वजह से स्कैटर ज़्यादा होता है, कुछ ऐसा बोल रहा है? सर वो बस बोला हुआ है स्केटरिंग ऑफ वहाँ पे और वो लिख दिया है स्केटरिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया है 1/λ पावर 4 के। और उसको क्या बोला है कि एक बार आप वर्ड टू वर्ड पढ़ देना तो दूसरा स्टेटमेंट। सर पहले दिया हुआ है ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेड स्काई एंड सन ऑन टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। और फिर सर फिर स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ पावर 4। हाँ ठीक है ना। अब लैम्डा की पावर 4 है कि नहीं, पर हाँ ये है कि जितना वेवलेंथ कम होगा उतना ज़्यादा स्कैटरिंग होगा। तो स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इतना तो सही है। और पहला स्टेटमेंट भी सही है कि जो आसमान का कलर ब्लू दिखता है और सनसेट और सनराइज के समय जो सन का कलर रेड दिखता है वो स्कैटरिंग की वजह से ऐसा होता है। तो दोनों ही सर वही स्टेटमेंट से सही दूसरे वाले स्टेटमेंट में थोड़ा दिक्कत हो रहा था बस, और किसी में नहीं। पावर पता नहीं क्यों दे दिया था सर वहाँ पे। हाँ पावर थोड़ा सा उसका मुझे भी नहीं कि 4 पे है या 3 पे है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि जितना वेवलेंथ कम होगा उतना स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, ठीक है। ठीक है सर। पावर का आप ठीक थोड़ा है सर। कंफर्म कर लेना, और है ना। इस सर एक मिनट भी इसको लिख लें सर, लिख के लिखिए लिखिए लिखिए। सर इसका टेलीस्कोप वाले का सर आप क्वेश्चन भेज देते। टेलीस्कोप हेलो का क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन वो मतलब सर वर्कशीट आप उस चाहिए आप? चैप्टर का, ये सर इस चैप्टर का सर मैं भेज पिछले देता वाले हूँ, का। बिल्कुल भेज देता हूँ। हो गया सर, हो गया सर। चलिए बच्चों, थैंक यू। वेलकम सर, थैंक यू सर।